वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 9 अगस्त। अभी तक हम लोगों ने 8 अगस्त तक के आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। मैंने डिटेल में आपको सारी बातें समझाई हैं। और देखिए, जितने भी आर्टिकल्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है या सिर्फ मेंस के लिए है। बहुत से आर्टिकल्स यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम करते हैं, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कुछ मैं अगर किसी एक जगह के बारे में बता रही हूँ तो उसमें प्रीलिम्स का पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, मेंस के लिए भी कुछ बातें उसमें आ जाएंगी। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है उन चीजों की। आप लोग ये मत समझिएगा कि इस टॉपिक की सिर्फ एक जगह इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए का। तो आज के हम लोग अपने पहले तो आर्टिकल्स को देख लेते हैं। बाकी आपको इस पीडीएफ को चाहिए हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ भी ले सकते हैं अपनी। और हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो है, सबसे पहला हेरिटेज डेंजर लिस्ट, ऐसे जो विश्व धरोहर स्थल जो जो जोखिम में है इस वक्त। फिर है भारत नेट प्रोजेक्ट, एक है प्रोजेक्ट का नाम। फिर इसके बाद है मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है। फिर है NRFB, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ग्रेट निकोबार का आइलैंड प्रोजेक्ट, और फिर उपयुक्त विनिर्माण प्रथा। तो फर्स्ट इसके अंदर आ गया हेरिटेज डेंजर की लिस्ट। मतलब कि यूनेस्को ने यहाँ अभी हाल फिलहाल में जो वेनिस है, वेनिस जगह का नाम आपने सुना ना, इटली में बहुत ही खूबसूरत जगह कही जाती है, तो वो उसको हेरिटेज की डेंजर लिस्ट में अभी शुमार कर दिया है। ठीक है, अनुशंसा की, रिकमेंड करा है, अब पूरी तरीके से शुमार नहीं किया है, पर इसकी रिकमेंडेशन कर दी गई है। तो वो होपफुली हो भी जाएगा ऐड, मतलब हो भी सकता है, हो सकता है ना भी हो। चलो कल को ना भी हो तो आपको मैम ने तो बोला था ऐड हो गया, ऐड नहीं हुआ, होपफुली ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यूनेस्को, आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक लिस्ट निकालता है ना। अभी हाल फिलहाल में भारत के अंदर 40 साइट्स ऐसी हैं भी। तो यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यहाँ पर इन्होंने बोला क्योंकि वहां पर एडवर्स इफेक्ट आते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूनेस्को की लिस्ट से हटा दो, नहीं, डेंजर की लिस्ट में जरा डाल दो ताकि उसके ऊपर काम ज्यादा करे, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर बात ज्यादा की जाए। तो अब यहाँ पर जब यूनेस्को जो ये ऐड हो गया, मतलब यूनेस्को जो ये बात डेंजर वाली कह रहा है, तो उसमें क्या है कि वहां पर जो है टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह, तो टूरिज्म काफी अच्छा होता है। लेकिन टूरिज्म ज्यादा होगा तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी होंगे ना, फायदा होगा तो नुकसान भी होगा। नुकसान में क्या हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा करानी पड़ती है, वहां पे जलवायु परिवर्तन जो होता है, क्लाइमेट चेंज, वो चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहां की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो काफी खराब होती जा रही हैं। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो वही सेकंड वाले पॉइंट में पूरा लिखा हुआ है, वही मैंने आपको समझाया। तो अगर अगर हम इसको, जलवायु परिवर्तन में भी वहां पे प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर हम संगठन को इसमें डाल देते हैं तो वहां पे जो है स्टेप लिए जाएंगे उसको ठीक करने। अति पर्यटन हो रहा है, ओवर टूरिज्म भी प्रॉब्लम है। टूरिज्म होना एक बड़ी बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, पर ओवर हो जाएगा अगर टूरिज्म तो वो तो नुकसान भी दे जाएगा ना कहीं ना कहीं। तो वो जो नुकसान यहाँ पे दे रहा है ओवर टूरिज्म के माध्यम से, वो एक बड़ा कारण बन रहा है चीजों को खराब करने का। तो यूनेस्को ने बोला है कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा शिप को बैन भी करो। उन्होंने बोला है कि भाई शिप्स जो इतने ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, मार्को बेसिन कैनाल जो है वहां पे उसको बैन किया जाए, शिप्स को एंट्री उनकी। यूनिवर्सल जो वैल्यू हुआ करती थी वो खराब हो रही है। और यूनेस्को ने अकेले इनको नहीं, और भी चीजों को भी बोला कि भाई आप इस तरीके से इसके अंदर जो ऑलरेडी हेरिटेज में है उनको यहाँ पर, जो खतरे में है उनको ऐड करो, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक हो सकता है, हो वहां पे कोई वॉर हो, कोई डिजास्टर आया है, ये भी समस्याएं हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, अभी स्टॉप करना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पर डेंजर है या नहीं, ये यहाँ पर यूनेस्को ने 1972 में एक पूरा ब्यौरा तैयार किया था, उसी के तहत ये पूरी चीज बताई गई। समझे भाई बात को। वेनिस क्लियर हो गया, ये जगह का नाम और यूनेस्को क्या काम करता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स, पूरी की पूरी बात आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। अगला यहाँ पर सरकार ने या कैबिनेट ने
जो है भारत नेट करके जो एक प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दी है, जिसमें 1.39 लाख करोड़, जिसमें 4.5 लाख विलेजेस को यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब वहां पे जो है भारत नेट का मतलब एक ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती है ना, जो जो एक लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड की सर्विसेज होती है, वो यहाँ पे देंगे। लैंडलाइन सर्विसेज ये हमारा आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है ही, जिसमें हम लोग दूसरी कंपनी को नहीं बनाएंगे। भारत नेट बेसिकली सिर्फ भारत का खुद का है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल होती है उसकी 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ये लगाई जाएगी, जहां पे कम से कम 100 Mbps की स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। ये बोला गया कि कम से कम 100 Mbps की स्पीड तो आनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट का नाम आपको याद में रखना है। प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट नाम क्या है भाई? भारत नेट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था। 2.5 लाख ग्राम पंचायत यहाँ पे आई हैं, और इसमें जो है सभी घरों के लिए बिना किसी भेदभाव के उनको यहाँ पर पूरी तरीके से किफायती ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से दी जाएगी, जिसमें ई गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग सारी सर्विसेज उनको दी जाएंगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के तहत जो है पूरा लेकर के आया गया है। चाहिए भाई, बात को समझ में आ गया सबको कि इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चल चुका है। और आप लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातों को दिमाग में रखना है कि एक प्रोजेक्ट इस तरीके से है जो कि न्यूज में रहता है। ठीक है, पैसा भी दे दिया गया है इसके लिए। और इससे फायदा क्या होगा? ब्रॉडबैंड सर्विसेज होनी शुरू हो जाएंगी। तो पावर लाइन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सरकार द्वारा जो एक मेंटेनेंस का खर्चा है वो थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वाईफाई जो है वो काफी जगह में मिलने शुरू हो जाएंगे सिटीजन को। इकोनॉमी बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जब ये प्रोजेक्ट चलेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तारे बिछनी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो 10 करोड़ लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट भी मिलेगा। और हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो टैगलाइन रखी गई है ना इसकी, भारत नेट की, वो क्या है? वो बैकबोन ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया की बैकबोन रखी गई है। ठीक है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया बनने की बात करते हैं, लेकिन जब तक वो उनके पास जो है वाईफाई नहीं होगा, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि डिजिटल इंडिया है? तो उसी के लिए आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी ना, कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी, तारे तो बिछानी पड़ेंगी। तो वो ऑप्टिकल फाइबर का ये पूरा एक लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड सर्विसेज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया द्वारा खुद ही स्टार्ट किया है। इंडिजीनियस है, नाम क्या है उसका? भारत नेट। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पूरा, क्योंकि इसमें सवाल जो है वो बन सकते हैं प्रीलिम्स। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो कहता है मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंस बिल का आर्टिकल 117। आप सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है कोर्ट ने क्या बोला है, और अभी जो एक प्रहलाद जोशी है उन्होंने ऐसा बोला है कि जो ये आप जो बिल लेकर के आए हो, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल, ये पास हो चुका है, ये एक नॉर्मल बिल है, इसको मनी बिल में क्यों लेके जा रहे हो? है ना, ये बात बोली इन्होंने। तो ठीक है भाई, समझ लेते हैं क्या है बेसिकली बिल, क्योंकि अभी लोकसभा का सेशन चल रहा है, बहुत सारी बातें उठ के आ रही हैं। तो मनी बिल यहाँ पर आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, वो ये लाइन कहता है कि अगर कोई भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है बिल की, पैसों की, अगर उसमें कोई एक ऐसी कैटेगरी आता है जो कि कर, टैक्सेस के अधिरोपण, निरस्तीकरण, छूट, परिवर्तन, इम्पोज करना, हटाना, माफी देना, रेमिशन का मतलब होता है उसमें छूट देना, माफी देना, ऑल्टर करना, उसमें कुछ चेंज करना, रेगुलेट मतलब उसको कंट्रोल करना, अगर ऐसी कोई भी चीज करते हैं तो वो मनी बिल कहलाएगा। या फिर वो ऐसा कोई एक बना रहा है जिसमें सरकार द्वारा ऋण को प्राप्त करने या किसी गारंटी को दिए जाने का बात की गई है, तो इसमें जो है आर्टिकल 110 की बात रहेगी। या फिर जो हमारा कंसोलिडेटेड या कंटिंजेंसी निधि है, समेकित निधि या आकस्मिकता निधि, इनमें से किसी भी निधि में धन का भुगतान या धन की निकासी के ऊपर बात हो रही है, तो ये सारे बिल्स जो है वो हमारे इसमें काउंट किए जाएंगे। किसमें काउंट किए जाएंगे? मनी बिल में ये सारी जो है वो बातचीत को काउंट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। इससे सीधा सीधा सवाल बने या ना बने, पर आपको पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर रीड कर लो, मैंने इसलिए इसको स्किप किया हुआ है, छोड़ा हुआ है आपके सामने, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है भाई।
तो मनी बिल, खास बात क्या होती है मनी बिल को पास करने के लिए? सबसे पहली चीज, मनी बिल जो है पहले तो प्रेसिडेंट की परमिशन पे आता है। पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे, फिर लोकसभा में ही केवल जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। राज्यसभा ना तो उसको मैं चेंज कर सकती है, ना उसको वापस कर सकती है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा केवल क्या कर सकती है, ये कह सकती है कि भाई मेरी ये सिफारिश है, मान लो इसमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं कुछ, इसको चेंजेस कर दो। या तो रिकमेंडेशन को मान ले तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है। ठीक है, अगर 14 दिन तक राज्यसभा रखती है, बेसिकली राज्यसभा के पास मुंह दिखाई के लिए जा रहा है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ना रिजेक्ट होगा ना अमेंड होगा, सिर्फ रिकमेंडेशन दी जाएगी जो कि 14 दिनों के अंदर अंदर की बात रहेगी। और अगर राज्यसभा मनी बिल को वापस नहीं करती है 14 दिन में, तो वो अपने आप पास मान लिया जाएगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पास कर देंगे। और यहाँ पे लगती है इनको पास करने के लिए हमारी सिंपल मेजोरिटी, जो है सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे लगाई जाती है, 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इसको कहते हैं। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट भी यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो मनी बिल को पास कर दे या उसको रख ले, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मर्जी से ही आया था ना पहले, तो रिटर्न नहीं कर सकते। ये है मनी बिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बखूबी पता होने चाहिए। और अगर ये बिल बनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने की पावर जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है, जैसे कि अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला है। और एक और बात याद रखिएगा, जो भी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो हमेशा रूलिंग पार्टी के रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जी जरा जो दिमाग में आपको भर के रखनी है कि भाई ये मनी बिल के बारे में आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसा पता होना चाहिए, बेहद जरूरी। ठीक है, अब इसके बाद, ये तो चलो हो गया यहाँ तक की बात। अब आओ फाइनेंशियल बिल पे। और एक बात, अच्छा एक और बात बता दूं कि मनी बिल है, ये स्पीकर ने डिसाइड कर दिया, तो ये वाला जो डिसीजन होगा ये फाइनल और बाइंडिंग होगा, बाध्य होगा। और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती से मेरा अर्थ है कि इसको आप किसी जगह चैलेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये डिसीजन गलत हो गया, कोई चुनौती नहीं दे सकता इसके ऊपर, तो चुनौती का भी पॉइंट याद रखिएगा। अब वही मैं बात करूं फाइनेंशियल बिल की, आर्टिकल 117 में दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 इनको बोला जाता है। फाइनेंशियल बिल जो कि टैक्सेस के अलावा सारी चीजों की बात करता है, सरकार के सारे खर्चों की बात करता है। ठीक है, जो भी सरकार ने लेन देन किया है, व्यय किया है, सरकार ने धन प्राप्ति करी है, वो चीज, तो उसमें दो टाइप होते हैं। टाइप 1 होता है जिसमें ये सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है, मतलब आर्टिकल 110 में जो बातें नहीं लिखी वो इसमें कवर हो गई, तो वो फाइनेंशियल बिल के टाइप 1 में आ जाएंगी। और इसके लिए यहाँ पर लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा, लेकिन राज्यसभा के पास यहाँ पे पावर है कि वो इसमें चेंजेस वगैरह कर सकती है। और बाकी प्रेसिडेंट की भी मर्जी है, वो इसको विदहोल्ड पे रखे, इसको क्या आगे करना चाहते हैं, वो प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी में आता है। जबकि टाइप 2 में जो बातें कहीं पर कवर नहीं कही गई हैं उनको टाइप 2 में कवर किया जाएगा। और इस टाइप 2 के केस में जो है, दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराओ, दोनों में से जो है प्रेसिडेंट की परमिशन की भी जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी भी हाउस में पास कराओ, सारा कुछ तरीके से चलेगा, दोनों हाउसेज में पास होगा, दोनों के पास सेम पावर है। सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत जिसे हम कहते हैं, उससे इसको पास किया जाएगा, और प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। तो ये है इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे मैटर से डील करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए। ठीक है, हमारी फिस्कल पॉलिसी को भी डेवलप करने में खूब मदद करते हैं कि हम फिस्कल पॉलिसी जो होती है हमारी राजकोषीय नीति, उसको कैसे बनाए। अब धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या डिफरेंस होता है? जो धन विधेयक है ना, वो ज्यादा पावर किसको दे रहा है? आपने देखा, लोकसभा को दे रहा है। लोकसभा के पास सारी अनगिनत पावर है उस विधेयक को लेकर के। तो अगर मैं मनी बिल के केस की बात करूंगी तो मैं डायरेक्टली ये लाइन लिखूंगी, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल बिल की बात लिखूंगी तो मैं इन क्रक्स में ये लिख सकती हूँ कि लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि मनी बिल जो है उनको पावर ज्यादा दे रहा है, उन लोकसभा को पावर दे रहा है, क्योंकि लोकसभा में जितने भी लोग हैं वो चुने हुए हैं सारे। वो सारे कौन है? लोकसभा में चुने हुए हैं, जो हम लोगों ने वोटिंग के माध्यम से चूज किए, इसलिए उनको पावर यहाँ पे ज्यादा दे दी गई है। ठीक है, तो मनी बिल यहाँ पर ज्यादा पावर देता है स्पीकर को भी, स्पीकर के पास ही पूरी बात है यहाँ पर। और फाइनेंशियल बिल जो है वैसे तो वो अपने तरीके से बात करता है, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है उसमें उससे राजकोषीय कानून में अधिक लोचशीलता, विविधता, दोनों सदनों को ऐसे राजकोषीय मामलों में बात रखने की सहूलियत जो है वो दी जाती है, जिसमें धन की बात था। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पूरा डिफरेंस, बेसिक कंपैरिजन। मनी देखो, ये बड़ा है,
फाइनेंशियल बिल, और इसके अंदर एक कैटेगरी आती है जो कि टैक्सेस से डील करती है, उसे कहते हैं मनी बिल। ठीक है बात। तो फाइनेंशियल बिल एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, मनी बिल उससे छोटी कैटेगरी होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। ये लाइन में लिख सकती हूँ आराम से इसके लिए, है ना। फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होती। इसमें आर्टिकल 110 में बातें जो लिखी हुई है, ये गवर्नमेंट का बिल होता है, इसीलिए इसको एक कोई पब्लिक मेंबर ही लेके आएगा। पब्लिक मेंबर कौन होते हैं? पब्लिक मेंबर वो होते हैं जो कि जिनके पास कोई मिनिस्ट्री होती है। जिनके भी पास कोई मिनिस्ट्री होगी उनको पब्लिक मेंबर बोला जाता है। ठीक है। जिनके पास मिनिस्ट्री नहीं है लेकिन वो एमपी है, उनको प्राइवेट मेंबर की। तो ये फाइनेंस बिल तो कोई भी लेके आए, पब्लिक लाए प्राइवेट लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ही आता है और पब्लिक मेंबर ही केवल उसको लेकर के आ सकते हैं। लोकसभा में लाएगा और अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल चाहिए होता है, स्पीकर यहाँ पे सर्टिफाई करेंगे। राज्यसभा के पास कुछ खास पावर होती नहीं है, पावर होती भी तो है वो सिर्फ नाम की होती है, बताया ना, मुंह दिखाई वाला सिस्टम होता है। और ज्वाइंट सिटिंग आप कर नहीं सकते क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है ना। संयुक्त अधिवेशन बिठाओगे क्यों? बिठाओगे कैसे जब राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है ना। जबकि फाइनेंशियल बिल में लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा वाला सिचुएशन हम कह सकते हैं, और स्पीकर की कुछ खास नहीं चलती है, और प्रेसिडेंट का पहले नहीं बाद में परमिशन चाहिए होता है जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है। कॉमन बात दोनों में यह है कि दोनों को पास करने के लिए सामान्य बहुमत चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी। क्लियर हुआ? मैंने बहुत डिटेल में पूरी बातें समझा दी। जो जो पॉलिटी से इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं इस प्रकार से, वो मैंने आपको सारे समझा दी, क्योंकि इस पे ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते हैं। पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। चलो, काफी पढ़ लिया, बढ़ते हैं अब आगे। अगला, अब ये क्या बनाने की बात की है भाई, कि कोई प्राइवेट फंडिंग जो होगी, निजी वित्त पोषण चाहिए, उसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक पास किया गया है। हमारे साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पास किया है, लोकसभा में लेकर के आए, पास नहीं हुआ, लोकसभा में लेके आए कि प्राइवेट फंडिंग भी लेके आओ। किसमें, किसके मामले में लेके आओ प्राइवेट फंडिंग? अनुसंधान मतलब रिसर्च, रिसर्च, नवाचार मतलब कि नई नई बातों को लाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। इन सब बातों के लिए क्या चाहिए अपने को? अपने को एक जो है प्राइवेट फंडिंग लेके आनी है, पब्लिक नहीं, प्राइवेट फंडिंग भी लेकर के आनी है। उन्होंने बोला है कि अगर हम चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको पता है जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, ऑलमोस्ट वो सब प्राइवेट पब्लिक है, मतलब सरकार के अंडर आते हैं। ऐसा ही है ना, ऑलमोस्ट से भी ज्यादा सारे प्राइवेट में नहीं है, मतलब पब्लिक ज्यादा है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, अब प्राइवेट को भी इंक्लूड करो, जो कि मेरे हिसाब से ठीक बात है, ऐसा कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। साइंटिफिक रिसर्च अगर अपने को करानी है तो उसमें प्राइवेट अगर इंक्लूड करा देंगे तो नुकसान नहीं है इस बात का, इसमें कोई घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है इस बात का। ठीक है। तो यहाँ पर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो इसके लिए पूरा संभालेगा, और इसके अंदर अलग अलग रिसर्चर्स रहेंगे, प्रोफेशनल्स रहेंगे, अपनी अपनी फील्ड से जो जो लोग टॉप करते हैं वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर रहेंगे इस बिल में प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड करने के लिए, जिसमें यहाँ पर सरकार अलग से 50,000 करोड़ आगे आने वाले सालों के लिए 50,000 करोड़ का एक एस्टिमेट भी तैयार कर रही है। और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट वो नहीं, मतलब इसके इसके अलग से वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। जो पुराना हमारा साइंस और इंजीनियरिंग बोर्ड है उसको हटा करके ये पूरा रहेगा, और इसमें हेड करेंगे हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए, जो कि हमारे फर्स्ट बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में वो पीएसए बने थे फर्स्ट। तो पब्लिक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का अर्थ होता है जो साइंस से जुड़ी हुई सारी बातों को एडवाइस करेगा। तो ये बिल जो है यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही बात करेगा कि हमें कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट को इंक्लूड कराना है। तो इसमें वही बात है, पूरा पढ़ लो यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो पहले हुआ करता था, ये 2008 में आया था, जो कि साइंस की और इंजीनियरिंग की रिसर्च वर्क में हेल्प करता था। और इसके अंदर जो है फैकल्टीज रिसर्चर्स हुआ करते थे, वो पूरा रिसर्च यहाँ पे किया करते थे और रिसर्च वर्क पे आगे काम होता था। और इसके अंदर जो है जो यंग साइंटिस्ट होते थे उनको अलग से फेलोशिप प्रोग्राम, जेसी बोस फेलोशिप प्रोग्राम, रामानुजन फेलोशिप प्रोग्राम, जिनकी उम्र 35 से कम उम्र की है, उनको ये सब चीजें भी दी जाती थी। तो बेसिकली अब ये है इसको रिप्लेस करके नई लाने की बात कर रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, और इसमें ये बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाओ, प्राइवेट ग्रुप्स को, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट फंडिंग को इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको ये वाली? ये था आपका पूरा ये वाला आर्टिकल, फोर्थ वाला।
अब अगले आर्टिकल पे ये जो मैंने बताया ना अभी ये वाला आर्टिकल, ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, इसमें मेंस का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर अच्छे से आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत है आपका, ठीक है। अगला ग्रेट निकोबार आइलैंड, आप लोग जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में, तो ग्रेट निकोबार के लिए यहाँ पर 9.64 लाख जो है ट्रीज को काटा जाएगा। सोचो जरा, सोचो पहले तो इस बात को 2 मिनट पॉज करके सोचो, ये अमाउंट देखो पहले, 9.64 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, छोटी बात तो नहीं है। क्योंकि सरकार यहाँ पे ग्रेट निकोबार को बढ़ावा देगी, वहां पे एयरपोर्ट बनाना चाहती है और पोर्ट भी बनाएगी। पोर्ट का मतलब समझते, वहां से सामान का आना जाना भी। तो ये सब करने के लिए सरकार कह रही है कि 72,000 करोड़ रुपए हम लगाएंगे, लेकिन उसके लिए अपने को जगह चाहिए, और जगह पे वहां पे पेड़ है, अब पेड़ों को काटेंगे तब बनाएंगे वहां पे जाके। वहां पे क्या क्या बना रही है सरकार, कह रही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप विकास पूरे टाउन्स का, 450 MVA की गैस और सोलर पावर प्लांट, ये सब लगाएंगे। तो भाई ये बात है यहाँ पर। तो ये बोला गया कि भाई जो काटे गए पेड़ हैं, क्योंकि प्लान करना है तो पेड़ काटेंगे, उन पेड़ों की क्षति पूर्ति के लिए हरियाणा में प्रतिपूर्वक वनीकरण ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि निकोबार में इसके बाद वृक्षरोपण जो प्लांटेशन होगी उसका दायरा कम हो जाएगा। तो इसकी अभी तो पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन ये सरकार ने बताया कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रेट निकोबार का जो एक आइलैंड है वो बिल्कुल लास्ट में पड़ता है। मैं आपको एक बार ना जरा रिवाइज कराती हूँ, मेरे साथ जरा एक बार सब लोग रिवाइज करो। ये देखो, ये है अंडमान निकोबार, मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ना है। सबसे देखो, अंडमान ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है निकोबार। अंडमान जो है ना, ये ऐसे है, 1 2 3 4, फिर एक यहाँ पर लाइन जा रही है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आपका 3 और आएंगे नीचे, ठीक है। अब इनके नाम लिख देती हूँ, मैं बता देती हूँ, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लो मेरे साथ। सबसे पहला है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। फिर है मिडल वाला अंडमान। फिर है साउथ, ठीक है, मध्य दक्षिण। फिर इसके बाद लास्ट आता है लिटिल, छोटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे निकोबार। इसके बाद 10 डिग्री आया, 10 डिग्री के बाद निकोबार। और निकोबार में सबसे पहले कौन सा निकोबार है, कार निकोबार। फिर है लिटिल निकोबार और लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। और यही लास्ट में आपका पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ग्रेट चैनल। ये है लास्ट में ग्रेट चैनल, जिसके बाद इंडिया का हिस्सा खत्म और इंडोनेशिया उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात समझो, लिटिल और साउथ के बीच में एक लाइन जा रही है जिसका नाम है डंकन पैसेज, नहीं पता तो याद कर लो इसको। और सबसे ऊपर का हिस्सा है कोको चैनल, क्योंकि यहाँ पे कोको आइलैंड जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, पर आज के समय में क्या हुआ है, इन हिस्सों को जो है आज, मतलब पहले, काफी पहले म्यांमार को दे दिया गया था, और म्यांमार ने ट्रांसफर कर दिया इसको चाइना को। बहुत ही बढ़िया बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात याद रखना, ये है पूरा सिस्टम। और इसमें क्या याद रखना है, ग्रेट चैनल में ही आपका लास्ट पॉइंट आता है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, पिग्मोलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट। तो इस प्रकार से ये है आपका पूरा सीक्वेंस, स्टार्टिंग से एंड तक, ये सारी बातें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक सारी बातें लर्न, ये सारी चीजें आपको जो है दिमाग में रखनी है, ये सारी बातें। तो ये था आपका भाई ग्रेट निकोबार, और ऐसे ही ग्रेट निकोबार में अब प्लान्स करे जा रहे हैं, ये देख लो भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ो इधर। ये पूरा जो निकोबार है या फिर ग्रेट निकोबार है, ये 166 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, साउथ में आता है, जो कि जहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में जो है तटीय पर पर्यटन क्षेत्र काफी अच्छा कर दिया गया है इधर। इसके अंदर जो है आपको गलाथिया बे, याद रखिएगा, गलाथिया बे एक जगह है, यहीं पर लोकेटेड है। ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटीज हैं, ये हमें बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो मैं भी कई बार ये चीज सोचती थी कि सरकार इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करी, हमारे पास अगर इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा आइलैंड है
और वो आइलैंड अच्छा बनाया जा सकता है उस आइलैंड में अगर हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वही बात है ना कि एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट होगी तो वो नुकसान भी अपने को ही देगी कभी ना कभी कल को आगे जाके। तो यही बात है इसके अंदर कि ये जितना भी स्टेप्स है यहाँ पर ग्रेट निकोबार के लिए, ये ग्रेट निकोबार के स्टेप सारे सरकार जो ले रही है वो बहुत ही एक यूजफुल स्टेप होने वाले, क्योंकि अपने को यहाँ पर आगे जो ये पूरा रीजन है ये मैरीटाइम के मामले में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दे देगा, है ना। अपना लास्ट में अगर एक अच्छा सा बेस बना दो, नेवल बेस बना दो, अपना अच्छा से एक तैयारी कर दो, तो ये तो बहुत अच्छा अपने को फायदा देगा, है ना। तो अगर अपने पास है आयरन तो क्यों ना फायदा उठाया जाए उस चीज का। तो जो हमारा जो ट्रेड होता है और ये सारी चीजें होती है उसमें तो काफी अच्छे से अपने को बेनिफिट देता है। ठीक है, वही बात है इसके अंदर भी। तो यही है, इंडियन ओशन के रीजन के बिल्कुल पास भी पड़ता है। तो यही है इसके अंदर, अपने को यहाँ का जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की भी जरूरत है। यहाँ पे जितनी भी फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज रहती हैं, वनस्पति रहती है, उष्णकटिबंधीय वन है, स्पीशीज है, उनको यहाँ पर जो है ठीक होना चाहिए। और पीवीटीजी जो है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनको भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के नाम पे उनके एरिया में भी लोग घुस करके काम करते हैं, तो वो भी यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। उनके एरिया में ज्यादा से ज्यादा जो है नहीं अलाउड होना चाहिए उनके एरिया में जाना। ठीक है, तो ये है आपका पूरा एक आर्टिकल, इसको याद रखना। इससे यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, लोग यहाँ पर डेवलपमेंट भी करेंगे, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वही है, बस मेरे को इस चीज का एक ही नुकसान दिखता है कि भाई यहाँ पे एनवायरनमेंट में पेड़ कटेंगे तो थोड़ा ये हार्म है। बाकी तो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा ही है, काफी महत्वपूर्ण है आगे आने वाली दृष्टि से अगर हम सोचे तो काफी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के रूप में इसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो। लास्ट आर्टिकल है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगर हम आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करनी है, मैन्युफैक्चर चीजों को करना है, तो कुछ अच्छी आदतों को भी अपने में ढालना पड़ेगा। तो डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर बोला है, और इसके लिए यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस 2018 में आई थी। अब वापस से इसके अंदर ये बोला गया कि भाई जो भी, क्योंकि ऐसा हुआ क्या था कि कुछ जगह पे जैसे तजाकिस्तान कजाकिस्तान में ये पता चला कि जो भारत से दवाइयां आई है ना उसके अंदर जो है कुछ कंटामिनेशन है, कुछ मिलावट है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत से बच्चों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर एक अपना अलग से रूल निकाला कि भाई आपने जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को मानना ही माना है। आप इसको 6 महीने का समय है आपके पास, अपनी फार्मेसी इंडस्ट्री को सुधारो और वहां पे जो है तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना तरीके से करना शुरू करो, उसमें कंटामिनेशन और मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको 250 करोड़ करीब लगेगा एक देश का, और इसको सुधारो। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब वही होती है कि जब भी आप कोई चीज बना रही हो तो उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, हाइजीन का ध्यान रखना होता है। अगर आप सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान में नहीं रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज लंबे समय तक टिकेगी नहीं, खराब ही हो जाएगी। तो वही है, अगर आपको जैसे पता है कि यार आपको पता है कि कुछ चीजों के हाइजीनिक नहीं होते हैं, जैसे कि आपको पता है गोलगप्पे वगैरह हो गए कुछ आप खाते हैं, आपको पता है कि यार ये सही नहीं बने हुए, तो आपका दिल नहीं करेगा खाने का। वही अगर दवाइयों में अगर मिलावट होनी शुरू हो जाएगी तो वो भी तो नुकसान अपने को ही देने वाली है ना। तो कंज्यूमर्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट के ऊपर सैनिटाइजेशन करना, उसको तरीके से तैयार करना, हेल्दी वे में तैयार करना, केमिकल्स का ना होना, जो नीडेड है सिर्फ उनको रखना, बाकी उसमें और गलत चीजों का इस्तेमाल ना करना, ये बात है यहाँ पर। जीएमपी कहते हैं इसको, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने तैयार की 2018 में, ताकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और सेफ्टी और एफिशिएंसी भी बढ़ी रहे, उसमें कुछ और ना मिल जाए जो अपने को मिलाना ही नहीं है। इसे कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन, जो अपने को मिलाना नहीं है वो भी मिल गया उसके अंदर, या फिर कुछ और मिल गया जो, या फिर किसी और में मिलाना था दवाई में वो इसके अंदर मिल गया, मिक्सअप मैशअप हो गया, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये बातें लिखी हैं, इसके लिए जो है अलग से एक कमीशन होनी चाहिए सारा देखने के लिए। कंपटीशन है बहुत ज्यादा है और डिमांड भी बहुत है, पर उस डिमांड को फुलफिल करने के चक्कर में जो है उसकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसको भूलना एक गलत प्रैक्टिस है, इसे हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वही है हेल्थ प्रोटेक्शन, सेम बात लिखी है, सेम बातें दोबारा रिपीटेड है, मैंने आपको समझा दिया, आपको आई थिंक समझ में आ भी गई होंगी, उसी को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो वही है इसके अंदर पूरा आर्टिकल। अब आता है वही कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि आज के इतिहास के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी भारत को मिल गए हैं, जिनका नाम है राजीव गौबा। ठीक है,
तो इसीलिए इस टॉपिक से पूछा गया है। अगर या तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भाई लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी कौन है, तो आपका सीधा आंसर राजीव गौबा मैंने बता दिया। पर अगर ऐसा सवाल नहीं पूछता और कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है, ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के हेड भी होते हैं, साथ ही सबसे बड़ी पोस्ट होती है, एक आईएएस ऑफिसर वहां तक पहुंच सकता है। दूसरा, इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी होती है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी, वो यहाँ पर इस पर्सन को अपॉइंट करते। तो अभी ये पर्सन की पोस्ट पे राजीव गौबा है, जो कि अभी नहीं बहुत सालों से हैं, तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग की कैटेगरी में आ गए हैं, इसलिए ये पूरा आर्टिकल न्यूज में आ गया, जो मैंने आपको समझा दी। समझे बात को? हो जाएगा अब? चलो बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। भू विजन। भू विजन जो है, ये भू भू का मतलब क्या होता है? धरती। धरती के लिए एक अलग से विजन तैयार किया गया है, जिसमें 30 मिनट में 12 जो हमारी प्रमुख मृदा है उनको टेस्ट किया जाएगा। ये कृषि राष्ट्र सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है। कृषि की सॉइल जो होती है उसको टेस्ट करने के लिए सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसके तहत हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे उसकी जो वहां की सॉइल है वो कैसी है। सॉइल की टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है, तो सॉइल टेस्टिंग का ही एक ये तरीका है। ठीक है भाई, नाम हो जाएगा भू विजन। भू मतलब धरती, धरती में क्या? मिट्टी। ठीक है, और विजन का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना, टेस्ट करना, आंखों से देखना, तो उसे हम क्या बोलेंगे अब? भू विजन। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा डी इसका आंसर है, आप पढ़ लीजिए, ये भी करंट अफेयर में है, इसलिए मैंने इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन की फॉर्म में स्टेटमेंट्स पूछ ली, ताकि आप लोगों को लंबे टाइम के लिए स्टेटमेंट दिमाग में रहे। ठीक है भाई, हमारी ये जो है एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट, उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है राइस रिसर्च के साथ मिलकर के, कृषि तंत्र के साथ मिलकर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक सारे यहाँ पर आपको बातें क्लियर हो गई होंगी आज की क्लास में। सारी के सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, और वॉइस का इशू तो नहीं होना चाहिए। मुझे बाकी स्टूडेंट्स भी जरा इन्फॉर्म करें कि बाकियों को भी कुछ वॉइस का इशू हो रहा है क्या, क्योंकि एक बच्चे का मैसेज आया कि मैम वॉइस का इशू हो रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वॉइस का कोई इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत तरीके से ही वीडियोस बनाई है। आपको कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। सो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, और आप फिर मुझे बताइए कि कोई अगर ऐसा इशू है तो मुझे कमेंट करिए। ऐसा इशू होगा तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व भी किया जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर पूरी बात को इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलो, यहाँ तक कंप्लीट करना। बाकी अभी आप देखो यूट्यूब पे जा करके, हमारे इसी ओली करंट अफेयर के चैनल पर वीकली जो है तीसरे हफ्ते की जुलाई के करंट अफेयर्स को भी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें जुलाई के सारे करंट अफेयर्स आपको तसल्ली से मिल जाएंगे। तो आप ये पूरा हफ्ते के अपने जो पिछले पूरा महीना गया है उसके सारे करंट अफेयर कंप्लीट कर लो। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी आपसे लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारा कुछ ही ऑलमोस्ट मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है भाई, हो जाएगा। करो इसको, सबको कंप्लीट वम्प्लीट करो तरीके से बैठ के, बढ़िया। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहे।